चैप्टर का नाम कुछ भी होता है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हो सकता है, बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग को डेटा पे नहीं जाना है, मतलब नाम पे नहीं जाना है, कंटेंट को समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जैसे बैंक है, तो बैंक को हिंदी में क्या बोलेंगे? बैंक सबसे पहले इंग्लिश शब्द है या हिंदी शब्द है? तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शाखा। शाखा का इंग्लिश होता है ब्रांच। तो क्या होगा बैंक का हिंदी? तो बैंक का कोई हिंदी नहीं होता है। बैंक को हिंदी में, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में बताया था कि बहुत सारा ऐसा टर्म आपको मिलेगा जिसको डायरेक्ट इंग्लिश को हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। जैसे बजट है, तो बजट वर्ड कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, उसको भी हिंदी में सिर्फ लोग डायरेक्ट बजट लिखते हैं। तो ऐसा बहुत सारा टर्म आपको मिलेगा जो इंग्लिश हिंदी सब सेम होता है, क्योंकि देखिए कोई चीज का जो खोज हो या कोई भी ये सब्जेक्ट का जो मतलब शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, तो ये इंडिया में नहीं हुआ, ये आया वेस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे वर्ड को हमने कॉपी कर लिया हिंदी में। ठीक है, जो कॉमन वर्ड था उसी टाइप से एक वर्ड है बैंक। सबसे पहले बैंक समझने के पहले, बैंक का बेसिकली या कोई भी संस्था है जो इस रूप में काम करता है, बेसिक वो लोग काम क्या करता है, दो चीज में काम करता है, किसी को लोन देना, ठीक है, या पैसे को डिपॉजिट करना। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज समझिए। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग तो बैंक एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी किसको बोलते हैं? जो भी पैसे से रिलेटेड डील कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? वो एक तरह का फाइनेंशियल कंपनी है। और बैंक भी एक तरह के बैकएंड में क्या है, कंपनी ही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपनी जितने भी वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, इसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट को बोलते हैं बैंक और दूसरे को बोलते हैं एनबीएफसी। ठीक है, सबको बता रहे हैं। तो जितने भी वित्तीय, इसको हिंदी में या तो फाइनेंशियल कंपनी बोलिए या ऐसे ही बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या हिंदी में बोल सकते हैं वित्तीय संस्थान। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान नाम से ही समझ में आ रहा है ये किस चीज से रिलेट करेगा? समथिंग रिलेटेड टू मनी। ठीक है, पैसे का लेन देन का कोई भी चीज होगा तो फाइनेंशियल कंपनी उसको हम लोग बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के मुथूट फाइनेंस का नाम सुने हैं? मुथूट फाइनेंस, मानापुरम गोल्ड लोन, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, पीएनबी, तो ये सब क्या एक तरह से बोल सकते हैं सारा फाइनेंशियल कंपनी है। पेटीएम हो गया, तो ये सब क्या जनरली, ये सब जितने भी कंपनी है सब कर क्या रहा है? आपको फाइनेंस या कोई चीज में हेल्प कर रहा है या उसका आपको पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है उसके दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बैंक और दूसरा होता है एनबीएफसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, अब बेसिकली ये किस रूप से ये बांटा गया है, मतलब किसको बैंक बोलेंगे और किसको बैंक नहीं बोलेंगे। तो बैंक में सबसे पहले बैंक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक बैंक है एसबीआई। तो बैंक में हम लोग जनरली क्या करते हैं? बैंक जो, आप सब लोग तो बैंक गए ही हैं, तो बैंक में क्या पर्पस होता है किसी का जाने का? मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल का काम होता है। और डिपॉजिट और विड्रॉल का काम कैसे होता है? किसी न किसी अकाउंट से होता है। तो बेसिकली में एक एक काम इसका क्या हो गया, डिपॉजिट या विड्रॉ करना। ठीक है, जो पैसा हम बैंक को दिए उसको जब जरूरत पड़ेगा तो वापस निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और क्या काम होता है बैंक में? दूसरा काम होता है लोन देना। तो देखिए बेसिकली कोई भी बैंक होगा ना जिसके नाम में बैंक लगा है, वो बेसिकली दो काम उसको करना कंपलसरी है। ठीक है, दो काम करना कंपलसरी कौन सा है? एक तो पैसा को डिपॉजिट में एक्सेप्ट करना और दूसरा लोन देना। ठीक है, तो
जनरली आपको पता होगा कि डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं बैंक में, उसका कुछ अकाउंट होता है। कुछ नाम बताइए अकाउंट का। करंट अकाउंट और तो जितने भी डिपॉजिट होते हैं दो टाइप के अकाउंट से होते हैं। एक को बोलते हैं डिमांड अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं, या डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरा टाइम या टर्म डिपॉजिट। ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग, मतलब मेरा इच्छा। ठीक है, हमको जब मन करेगा बैंक में पैसा डालेंगे, जब मन करेगा पैसा निकालेंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा? मेरे मर्जी से वो चल रहा है। हमको आज भी मन करेगा पैसा डालने को, कल मन करेगा निकालने को, तो निकाल सकते हैं। तो वैसा जो भी अकाउंट होगा उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बचत खाता, और इसको चालू खाता। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या होता है अंतर? सेविंग में ऐसा कहाँ रहता है? सेविंग में तो जब मन करता है तब निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट आमतौर पर बनाया गया है आम जनता के लिए। ठीक है, और चालू खाता या करंट खाता किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? बेसिक हम ये सब डिस्कस नहीं करना, बस समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। इसका कोई आपको एग्जाम से कोई पर्पस नहीं है ये कि क्यों क्या अंतर होता है दोनों में। जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे किसी भी बैंक में, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो 2% हो, 3%, कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, चालू खाता में ब्याज कितना मिलेगा? 0%। ठीक है, वो क्यों खुलवाएगा करंट अकाउंट अगर उसमें ब्याज नहीं मिल रहा है तो? क्योंकि कुछ चीज है जो सेविंग अकाउंट में आप नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या नहीं कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट में क्या होगा? ट्रांजेक्शन लिमिटेड है, मतलब आप कुछ एक लिमिट से ज्यादा पैसा डालेंगे तो चार्ज लगेगा, 5 बार से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो चार्ज लगेगा। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है किसमें? सेविंग अकाउंट में। कोई भी रूल है, बस हम रूल का बात कर रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, ये सब बस हम लोग डिस्कस करें आपको समझने के लिए। सेविंग अकाउंट में मतलब क्या है? हर बैंक का अलग अलग कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई यूनिफॉर्म कंडीशन बना हुआ है कि इस बैंक का यही रूल है। बहुत सारे बैंक में कोई कंडीशन, मतलब सेविंग अकाउंट भी खुलवाएंगे उसमें कुछ नहीं पैसा कटेगा, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर लें। ठीक है, तो बेसिकली एक मोटा मोटी बात हम लोग समझ रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन लिमिटेड होता है। अगर उस लिमिट से ऊपर जाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। करेंट अकाउंट में क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब आप 10 बार चाहिए एक दिन में 10 बार पैसा डालिए, 10 बार निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आमतौर पर ये समझिए कि सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है? आम जनता के लिए। और करेंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। तो इसको हम लोग, इससे हमको कोई मतलब नहीं है इसमें क्या इंटरेस्ट है नहीं है, बस। अब देखिए दूसरा आ गया क्या? तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट समझ में आ गया किस टाइप का होता है? करेंट और सेविंग वाले को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद आ गया टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ नाम से ही समझ रहा है कुछ समय का बात हो रहा है। तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। फिक्स डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफडी। और एक होता है आरडी, जिसको क्या होता है फुल फॉर्म? रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड और रेकरिंग। तो फिक्स्ड और रेकरिंग में दोनों में क्या होता है ना, कुछ टाइम का पाबंदी होता है। ठीक है, क्या पाबंदी होता है? जैसे फिक्स का मतलब क्या हो गया? कुछ फिक्स कर देना एक पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे मान लेते हैं आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको इतना पैसा 6 महीना के लिए फिक्स करना है या 1 महीना के लिए फिक्स करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक साल, मान लीजिए 1 साल के लिए फिक्स किए। तो जैसे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपने 1,000 रुपया दिया बैंक को, बैंक आपको बताया कि अगर आप एफडी करेंगे तो इस पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये एफडी 1 साल का है, तो आपको 1 साल के बाद कितना रुपया मिलेगा? तो कितना होगा? 1,000 का 6% कितना होगा? 60 रुपया। तो इसका मतलब 1 साल बाद जब बैंक के पास जाएंगे तो वो कितना मिलेगा?
1060 रुपये। अब हम मान लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि 1 साल के पहले आप चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, निकल भी जाएगा, लेकिन उसमें पेनल्टी मतलब काट के आपको बैंक पैसा दे देगा। लेकिन आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टाइम तक आपको पैसा बैंक में रहेगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न कर देगा। रेकरिंग सेम कंडीशन, हम बैंक में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि 1000 का हमको रेकरिंग डिपॉजिट करना है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। वहां पे भी दोनों का नॉर्मली इंटरेस्ट रेट सेम होता है, इसका भी मान लीजिए 6% है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, आम भाषा में बोलिए। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना बार बार। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आमतौर पर बोल सकते हैं कोई चीज को बार बार करने को रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा कि जब आप बैंक के पास आरडी या रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाएंगे, 1 साल का 6% इंटरेस्ट देगा ब्याज, ये बैंक बताएगा कितना मिलेगा, टाइम आप बताएंगे, और ये आप बताएंगे आपको एफडी कराना है कि आरडी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 1 साल का करा रहे हैं तो आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार पैसा देना है, तो 1 साल तक आपको हर महीने पैसा देना होगा। मतलब मान लीजिए जनवरी आया, 1000 रुपया दीजिए, एक फिक्स डेट आपको डिसाइड करना है 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कब आपको देना है। ठीक है, फिर आप फैब में जाएंगे, फैब मंथ आएगा, फिर आपको 1000 रुपया देना होगा, तो ऐसा ऐसा करके टोटल 12 महीना तक आपको पैसा देना होगा। फिर बैंक क्या करेगा, आपको सारा का इंटरेस्ट जोड़ के आपको दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली आरडी एक तरह से मतलब जिसको पैसा मंथली बैंक को देना है एक रूटीन वे में, उसके लिए आरडी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको मतलब नहीं, सब एग्जाम में कहीं पूछेगा नहीं आपको, बेसिकली बस हमको समझना है कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में क्या अंतर रहता है, या बैंक कैस किस स्ट्रक्चर में काम करता है। ये सब कोई काम का चीज है नहीं, ऐसे बस समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे कि बैंक को क्या, बैंक जनरली दो काम करता है। सबसे मेन काम उसका क्या है, सबसे पहला काम इसको डिपॉजिट लेना है। डिपॉजिट किस रूप में लेना है, तो दो रूप से बेसिकली डिपॉजिट आता है, एक डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का जनरली दो एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसका आरडी और एफडी। ठीक है, अब बैंक को पैसा मिला, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे मान लीजिए इंटरेस्ट कितना, लगभग मान लीजिए 3% है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ऑन एवरेज हम लोग मान लेते हैं बैंक को जितना डिपॉजिट मिलता है वो ऑन एवरेज इसका इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं लगभग 4% है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, अब देखिए ये पैसा बैंक को मिला है, तो ऐसा नहीं कि पैसा बैंक का है, ये बैंक को पैसा वापस रिटर्न भी करना है, वो भी ब्याज के साथ। ठीक है, तो बैंक को क्या करना है, ये 4% इंटरेस्ट रिटर्न करना है, इसको मिल नहीं रहा है, ये 4% इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जो पैसा उसमें डाला है। ठीक है, तो बैंक को पैसा मान लेते हैं 1000 रुपया मिला, तो उसमें 4% ऑन एवरेज उसको कस्टमर को रिटर्न करना है, 1040 रुपया रिटर्न करना है। तो फिर बैंक कैसे फंक्शन करता है, तो बैंक को इसमें क्या फायदा है, तो बैंक क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कुछ डिपॉजिट अमाउंट इतना लाख करोड़ डिपॉजिट मिला, अब ये क्या करता है बैंक, कि बैंक अपना खुद का ऑपरेशन का कुछ ना कुछ खर्च है, जैसे मान लीजिए स्टाफ का सैलरी हो गया, रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, तो बैंक का आमतौर पे जो खर्च होता है वो 2 से 3% के बीच में बैंक रन करता है। ठीक है, अगर कोई बैंक को सही रूप से अगर वो चल रहा है तो उसका ऑपरेशन कॉस्ट जो होगा वो 2 से 3% के आसपास आता है। ठीक है, अगर छोटा बैंक तो होगा तो हो सकता है 3% हो, और अगर बड़ा बैंक होता हो सकता है 2.2 हो, 2.5 हो, इस टाइप से परसेंटेज होगा। अब इसी सब पैसा, जो भी पैसा बैंक को मिला, उसी पैसे को बैंक फिर क्या कर देता है कि वो देखता है कि इतना मेरा 4% मुझको डिपॉजिट जो भी आया उस पर इंटरेस्ट देना है, अपना मेरा इतना खर्च है, प्रॉफिट भी मेंटेन करना है बैंक का, तो बैंक अपना जोड़ जाड़ के हो सकता है इसको 7 से 8% में इस पैसे को लोन पे किसी को दे देता है। लोन डिफरेंट टाइप के लोन है, कार लोन है, हाउस लोन है, स्टडी लोन है, एजुकेशन लोन है, जो भी लोन है। ठीक है, तो बेसिकली बैंक का काम क्या होता है कि डिपॉजिट में पैसा लेना और उसी पैसे को जिसी को जरूरत है उसको लोन में पैसा दे देना। ठीक है, बेसिकली एक बैंक क्या है, इंटरमीडिएट का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है।
कोई दिक्कत? तो बैंक किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोई भी, ऐसे हम लोग कोई भी हमसे पूछता है कि बैंक क्या होता है, तो कोई भी ऐसा वित्तीय संस्था जो डिपॉजिट के रूप में पैसा लेता है और लोन देता है, वैसे संस्था को क्या बोलते हैं? बैंक। ठीक है, सिंपल एक लाइन में इसको बोल सकते हैं कि कोई भी अगर संस्था, वित्तीय संस्था है जो डिपॉजिट में पैसा लेता है और लोन देता है, उसको क्या बोलेंगे? बैंक। तो बाकी फाइनेंशियल कंपनी को क्या बोलेंगे? जो इस रूप में काम नहीं करता है उसको बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉन बैंकिंग, मतलब ये भी फाइनेंशियल कंपनी ही है, लेकिन कैसा है? नॉन बैंकिंग है। तो नॉन बैंकिंग का मतलब क्या? कि आपको ये बताया गया है कि ये दो काम करना कंपलसरी है, तभी उसको बैंक बोलेंगे। या तो डिपॉजिट में पैसा देना या लोन देना, तो ही उसको बैंक बोलेंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल वन, बजाज फिनसर्व कंपनी का नाम सुने होंगे। सुने हैं? कोई भी अगर आप अप्लायंसेस की दुकान में जाएंगे, वहां पे हो सकता है बजाज फाइनेंस या बाइक, कार, यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस आपको लोन देता है। तो आपको दो क्राइटेरिया बताए थे, एक डिपॉजिट, बैंक उसी को बोलेंगे जो एक डिपॉजिट लेता हो और लोन देता हो। तो आप ये तो सुने हैं कि लोन ये देता है, ठीक है, लेकिन कभी आपने सुना है कि आप बजाज फिनसर्व के पास अकाउंट खोल सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये एक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये काम ये नहीं कर रहा है, मतलब अगर ये दोनों काम कर देता तो फिर इसको क्या बोलते हैं? बैंक। लेकिन सिर्फ ये एक काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नाबार्ड का नाम सुने होंगे। नेशनल, एन से क्या होता है? नेशनल, बी से बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में इसके क्या है? बैंक है। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका है? एनबीएफसी का। कैसे? आपको ये पता होगा कि नाबार्ड क्या करता है? लोन देता है। सुने हैं? किसके लिए लोन देता है? तो कृषि के विकास के लिए और गांव के विकास के लिए देता है। ठीक है, तो लोन ये देता है। कभी सुने हैं कि आप नाबार्ड में अकाउंट खोल सकते हैं? पॉसिबल है? किसी का आज तक सुने हैं कि नाबार्ड में किसी का सेविंग अकाउंट है? ठीक है, तो ये भी डिपॉजिट नहीं लेता है। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। पोस्ट ऑफिस। हम्म, ठीक। तो यहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन लोन नहीं मिल सकता। ऐसा ढेरों एग्जांपल है। ठीक है, जैसे और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? पेटीएम हो सकता है। ठीक है, एलआईसी हो सकता है। एलआईसी का कैसे एग्जांपल होगा? एलआईसी न डिपॉजिट लेता है न लोन देता है। लोन उसका एक अलग डिवीजन देता है, जनरली हाउसिंग, उसका अलग डिवीजन बोलते रहे, उसका हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाला देता है। लेकिन आमतौर पर जो एलआईसी जो इंश्योरेंस करता है, ना तो वो लोन देता है ना डिपॉजिट लेता है, तो भी वो एनबीएफसी में आता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड काम करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी जो फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड काम करेगा उसको एनबीएफसी बोलेंगे, और उस एनबीएफसी, सॉरी, उसको फाइनेंशियल कंपनी बोलेंगे जो भी पैसे से रिलेटेड काम करता है। उसमें जो ये दोनों काम करेगा उसको बैंक बोलेंगे, इसके अलावा जो भी काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? एनबीएफसी। इसलिए इसका नाम इसी टाइप से लिखा गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत? रिकरिंग डिपॉजिट।
एनबीएफसी किसको बोलते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल होता है जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी बेचता है, बहुत सारा नाम आप सुनेंगे म्यूचुअल फंड का, नाम सुने हैं? आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड आता है उसका। तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होगा उसको हम कैसा वित्तीय संस्था बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो एनबीएफसी के अंदर आएगा, वो बैंक के अंदर नहीं आएगा। कौन? म्यूचुअल फंड न डिपॉजिट लेता न लोन देता, ऐसा कोई काम नहीं करता है। शेयर का काम करता है, तो शेयर रिलेटेड किससे है? पैसे से रिलेटेड है, इसलिए उसको फाइनेंशियल कंपनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाते हैं इसके ऊपर और थोड़ा हम लोग बैंक को समझे। इसी में और मिटा नहीं रहे हैं, बेसिक ये समझ गए ना क्या क्या बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर और समझिए क्या होता है। अब देखिए बैंक के बारे में वो क्या बताया गया बोर्ड पे, देखिए उसके बाद और आपको हो सकता है फिर लिखना होगा, अभी देख लीजिए। तो आपका पैसा गया, क्या बोल रहे हैं? सरकारी बैंक में क्यों अकाउंट खुलवाते हैं, प्राइवेट में अकाउंट क्यों कम खुलवाते हैं? यही सब कारण है। अब देखिए यहाँ पे, और देखिए बैंकिंग में क्या है। अब इस नजरिए को समझिए कि देखिए आप समझिए कि आप एक बैंक हैं, ठीक है, आपका आप इस बैंक के ओनर हैं, ठीक है। तो आपके लिए पूंजी या कैपिटल किसको मानेंगे? पूंजी का मतलब क्या? संपत्ति, एसेट, ठीक है। तो एसेट किसको बोलते हैं? जो मेरा संपत्ति है। जैसे आपके लिए घर आपका एसेट है, आपका बाइक आपके लिए एसेट है, आपका प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट है। तो बैंकिंग के लिए देखेंगे तो बैंक को कमाई किधर से हो रहा है? लोन से या डिपॉजिट से? लोन से। इसको रुकिए एक मिनट। तो बैंक को हम लोग बैंकिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो बैंकों के लिए जो लोन होता है, लोन उसके लिए क्या, एक तरह का एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? पूंजी या संपत्ति, ठीक है। तो जहां से भी हमको इनकम हो रहा है वो मेरे लिए क्या है? एक तरह का एसेट है, ठीक है। उधार किसको बोलते हैं? लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जहां पे हमको कर्जदार है किसी के। तो बैंकिंग नजरिया से सोचिएगा तो जो भी इसको पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो सारे उसके क्या है? एक तरह से कर्जदार हैं। मतलब जो भी पैसा बैंक को मिला उसको बाद में क्या करना है? जो भी डिपॉजिटर है उसको बाद में इंटरेस्ट या ब्याज के साथ पैसा वापस देना है। जितना भी बैंक को पैसा मिला है डिपॉजिट के रूप में, ये सभी खाता के द्वारा, इन सभी को बैंकों को क्या करना है? पैसा वापस करना है जब वो मांगेंगे या जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा। और वो भी पैसा तो वापस करना है और साथ में क्या देना है? ब्याज देना है। लोन पे क्या है कि जब ये लोन पूरा हो जाएगा तो बैंक को इससे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो बैंक के नजरिए से सोचा जाए तो बैंक का जितना भी लोन होता है वो सारा उसके लिए क्या एक तरह का पूंजी है या एसेट है। और बैंक के लिए जितना भी डिपॉजिट है उसके लिए एक तरह क्या है? इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज, या बोल सकते हैं इसके लिए एक तरह का उधार है, ठीक है। तो बैंक का पूंजी क्या हो गया? उसका लोन। और डिपॉजिट एक तरह से क्या हो गया? उधार, ठीक है। अब बैंक को जितना भी पैसा मिलता है उसको बैंक ये नहीं बोलता है कि वो डिपॉजिट है, मेरा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, ऐसे नहीं बोलता। वो एक सिंगल टर्म यूज करता है। तो बैंकों का जितना भी डिपॉजिट में पैसा मिलता है उसको बोला जाता है एनडीटीएल, ठीक है। एनडीटीएल का मतलब क्या होता है? तो हाँ, बैंकिंग टर्म के अंदर डिपॉजिट को डिपॉजिट ना बोल के क्या बोलते हैं? एनडीटीएल बोलते हैं। और लोन को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एनडीटीएल का मतलब क्या होता है? तो एन से हो गया नेट। नेट का मतलब क्या? टोटल। टोटल किस चीज का? तो डी से हो गया डिमांड डिपॉजिट। जितना भी डिमांड डिपॉजिट है वो करंट अकाउंट से मतलब नहीं है, जितना भी। तो एन हो गया नेट डिमांड एंड टाइम
लाइबिलिटीज मतलब क्या, बैंक क्या बोलता है, जितना भी डिपॉजिट को क्या बोलता है बैंकिंग टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो ये डिमांड का मतलब डिमांड डिपॉजिट, इसका ये हो गया, और इन इन दोनों का जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट दोनों उनका जोड़ है, इसलिए यहाँ पर नेट लिखा हुआ है। लाइबिलिटीज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक तरह का बैंकिंग के लिए क्या है, एक तरह का उधार है। ठीक है, तो आने वाले कोई भी क्लास में जब भी हम एनडीटीएल टर्म बोलेंगे और आगे चल के एनडीटीएल टर्म ही वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो एनडीटीएल जब भी टर्म यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, हम डिपॉजिट का बात कर रहे हैं, बैंक में कितना डिपॉजिट है। ठीक है, तो अगर कोई न्यूज में आ रहा है कि बैंक का एनडीटीएल इतना करोड़ है, मतलब क्या है कि बैंक के पास इतना करोड़ का डिपॉजिट है। ठीक है, बैंकिंग अगर न्यूज में आप पढ़ते हैं कि बैंक का इतना एसेट है, मतलब बैंक का उतना का लोन है मार्केट में। ठीक है, तो ये दो टर्म बेसिकली आपको आगे चल के कभी भी सुनेंगे हम लोग। दो टर्म एसेट जब भी वर्ड करेंगे बैंकिंग टर्म से रिलेटेड, तो एसेट का मतलब क्या होगा, लोन, और एनडीटीएल का मतलब क्या होगा, डिपॉजिट। कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, सब टॉपिक दीजिए, धीरे धीरे बीच बीच में छूट रहा है वो लिखते जाइएगा। वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान किसको बोलते हैं, लिखिए वित्तीय संस्थान, ऐसा कोई भी संस्था जो ऐसा कोई भी संस्था जो मौद्रिक लेन देन संबंधी कार्य करता है, मौद्रिक लेन देन संबंधी कार्य करता है, उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखिए बैंक, लिखिए ऐसा वित्तीय संस्थान जो, ऐसा वित्तीय संस्थान जो पैसा जमा लेता है, जमा के ब्रैकेट में लीजिएगा एनडीटीएल, ऐसा कोई भी वित्तीय संस्था जो पैसा जमा लेता है एनडीटीएल ब्रैकेट में, और लोन देता है, लोन के ब्रैकेट में लिखा है एसेट, उसे बैंक कहते हैं। इसमें सुने होंगे एसबीआई का म्यूचुअल फंड आता है, एसबीआई का डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट होता है। तो इसका मतलब क्या, एसबीआई को क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे या एनबीएफसी बोलेंगे, तो एसबीआई को क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे या एनबीएफसी बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि सिर्फ लोन देना ही उसका कार्य है और डिपॉजिट में पैसा लेना ही काम है उसका। अगर ये दो काम करेगा, इसके अलावा चाहे जो भी करे, ठीक है, लेकिन ये दो कार्य अगर करता है तो उसको हम लोग बैंक बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बैंक जो चाहे सो कर सकता है। ठीक है, एसेट या पूंजी हिंदी में लिख सकते हैं। अगला टर्म लिखिए एनडीटीएल, एनडीटीएल, एनडीटीएल का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। देखिए बैंकों में कुल जमा राशि को, बैंकों में कुल जमा राशि को एनडीटीएल कहा जाता है। बैंकों में कुल जमा राशि, लोन को एसेट कहा जाता है। कर रहे थे कि जैसे सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, या एफडी में 6% मिलता है, आरडी में 6% मिलता है, तो ये कौन डिसाइड करता है ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा। तो एक आदमी बोले बैंक, दूसरा बोले आरबीआई, कौन सही है। आप ये सुने होंगे, जैसे मान लेते हैं आप एसबीआई में जाएंगे तो हो सकता है वहां पे ब्याज का परसेंटेज, सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में हो सकता है वहां पे 3% बोले। बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो वो बोलेगा 3.5%, सपोज कर लेते हैं।
आईसीआईसीआई में जाएंगे, वहां हो सकता है बोलता है, हो सकता है 3.65% बोले। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या होता है कि नहीं होता है? होता है। आपको जनरली प्राइवेट बैंक में ज्यादा मिलेगा, सबसे कम इंटरेस्ट एसबीआई देगा डिपॉजिट पे। तो अगर आरबीआई डिसाइड करता तो ये सबका सिमिलर होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का जो ब्याज है वो आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? बैंक खुद तय करता है। ठीक है। तो उसको कितना ब्याज पे लोन देना और कितना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना, ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, बैंकों का ब्याज दर खुद बैंक तय करता है। बैंकों का ब्याज दर खुद बैंक तय करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं है, एक मिनट, ये इतना दूर कैसे हटेगा? नहीं नहीं, हमको यही चाहिए, ये चाहिए, ये वाला पार्ट डिलीट करना है, इतना दूर कहाँ से? ये ये अब देखिए, बैंकिंग भी बहुत प्रकार का बैंक है। ठीक है, जैसे क्या क्या टाइप्स का बैंक है, जनरली आमतौर पे ऐसा कोई डिवीजन किया नहीं गया, हम लोग खुद से कर रहे हैं समझने के लिए कि कितने टाइप के बैंक होते हैं। बैंक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हम लोग अपने मन से बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को आमतौर पर हम लोग क्या भाषा बोलते हैं? सरकारी बैंक। जिसका एग्जांपल क्या क्या है? जैसे एसबीआई, पीएनबी। सबसे पहले आरबीआई बैंक नहीं। ठीक है, आरबीआई से आप लोन लेते हैं तो सिंपल ये समझ लीजिए कि आरबीआई बैंक नहीं है। ठीक है, आगे चल के समझेंगे वो क्या है। ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, और नाम बताइए। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। ठीक है, ये सब जो भी एग्जांपल हो गए, किसका हो गया? सरकारी बैंक का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आएगा प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में सबसे मेजर प्लेयर है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक महिंद्रा, यस बैंक। ठीक है, विजया बैंक सरकारी है, अब उसका मर्जर भी हो गया, अब विजया बैंक रहा नहीं। विदेशी बैंक या फॉरेन बैंक। ठीक है, जिसका अकाउंट हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वो सब क्या है? जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, एचएसबीसी, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉरेन बैंक हो गए। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है? जिसमें सरकार का हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप में 50% प्लस शेयर होता है, वैसे बैंक को क्या बोलते हैं? सरकारी बैंक। ठीक है, जहां पे भी ओनरशिप 50% से ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे? सरकारी बैंक। अगर 50% से ओनरशिप से नीचे आ गया तो वो फिर क्या हो जाएगा? प्राइवेट बैंक। जैसे एग्जांपल के लिए आईडीबीआई, ये नाम सुने? आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक पहले सरकारी था, आज की डेट में प्राइवेट बैंक है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना शेयर बेच के उसको 50 से नीचे कर दिया, ऑटोमेटिक वो सरकारी से क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। कोई दिक्कत? क्या? बैंक।
और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आम भाषा में रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक बोला जाता है, रीजनल रूरल बैंक। और हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन आम आम भाषा में हम लोग इसको रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रामीण बैंक भी जो होता है वो एक तरह से सरकारी बैंक ही होता है, मतलब उसका ओनरशिप सरकार के पास ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्यों अलग कैटेगरी में रखे हैं? क्योंकि अलग क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ये वर्ड रीजन लिखा गया है। ठीक है, रीजनल, रीजनल वर्ड का कहाँ से बेस वर्ड है? रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। मतलब क्या है कि ये जो बैंक होगा पर्टिकुलर एक क्षेत्र में होगा, उस क्षेत्र से बाहर आप चले जाएंगे तो आपको ये बैंक नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बिहार में कौन सा बैंक है? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। आज की डेट में दो ही ग्रामीण बैंक हैं। तो आप क्या यूपी में जाएंगे तो ये बैंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। या आप नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो उधर आपको ये पश्चिम ग्रामीण बैंक नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो रीजनल रूरल बैंक होता है पर्टिकुलर किसी एरिया में ही डिफाइन होता है, उसके बाहर उसका ब्रांच नहीं होगा। लेकिन ये सब जो बैंक है इसका ब्रांच आपको पूरे इंडिया भर में मिलेगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, आपको हम आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या अलग होता है। ठीक है, तो नाम से ही समझ, नाम से किसी आपको स्टार्टिंग में बोले तो कोई भी चीज को नाम से समझिए। यहाँ पे वर्ड अगर रीजनल वर्ड लगा हुआ है तो इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? कि पर्टिकुलर किसी रीजन तक ही ये सीमित है। दूसरा रूरल वर्ड है। रूरल का मतलब क्या होगा? ग्रामीण। मतलब इसका जो ब्रांचेज होगा वो कहाँ पे होगा? सिर्फ गांव में होगा, शहर में इसका ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या बेसिक डिफरेंस वो आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाम से यही पता चल रहा है कि ये अंतर है। और क्या बैंक सुने हैं? एक होता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक नाम सुने हैं? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एरो एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और कौन? पेटीएम का भी पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो पेमेंट बैंक का बेसिकली ये नया टाइप का बैंक आया जो 4-5 साल से आपको सुनने में आ रहा है। उसके पहले ये बैंक नहीं होता था। इसका बेसिकली काम होता है स्मॉल पेमेंट का ट्रांजेक्शन करना। ठीक है, जो लोग ऐसे लोग हैं जो बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं या जिनका ट्रांजेक्शन बहुत कम है या जहाँ पे बैंक नहीं पहुंच सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जनरली ये पेमेंट बैंक काम करता है। स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट बैंक होता है, जिसका एग्जाम्पल आपको बताया गया ये सब। उसमें सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद और कौन सा बैंक नाम सुने हैं आप? स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुने हैं? उत्कर्ष का नाम सुने हैं? उत्कर्ष, उज्जीवन, सुने हैं नाम कहीं? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एग्जीबिशन रोड में इसका बहुत जगह ब्रांच है। एग्जीबिशन रोड में आपको ये मेनली ये मिल जाएगा इसका ब्रांच। ठीक है, नाम क्या है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सबके जितने भी देखिए पेमेंट बैंक जो भी होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है तो एयरटेल अगर है तो उसके नाम में लिखा होगा एयरटेल और ऐसा ये वर्ड कंपलसरी अंत में होगा पेमेंट बैंक। उज्जीवन हो या उत्कर्ष हो, उसके अंत में क्या लिखा रहेगा? जैसे मान लीजिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब ये छोटा मोटा लोन देता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग बैंक के अंदर तो पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये जनरली इन दोनों में हम आगे चल के डिटेल में बताएंगे क्या एक्सेप्शन है। मतलब ये भी बैंक के कैटेगरी में लेकिन कुछ अलग है। मतलब ये नॉर्मल बैंक जो होता है उससे हल्का फुल्का अलग है। जैसे ये बैंक भी हल्का फुल्का अलग है। ये तीनों बैंक में क्या क्या अलग है आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक, नाम सुने हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में सहकारी बैंक। तो ये अलग अलग टाइप के बैंक है जिसको आगे चल के लोग डिटेल में देखेंगे। बेसिकली आपको बताना ये था कि बैंक भी एक टाइप का नहीं होता है, बैंक भी अलग अलग टाइप का है। ठीक है,
जैसे देखा जाए तो बेस्ड अपॉन द ओनरशिप, अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखा जाए तो दो टाइप से यहाँ पे बताया गया है, एक पब्लिक सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर। अगर उसका ओरिजिन से देखा जाए मतलब वो कहाँ का वो बैंक है, उसके अनुसार उसको बोला गया विदेशी बैंक। ठीक है, फिर दो कैटेगरी यहाँ बांटा गया किस रूप में, कि किस रूप से काम करता है, ऐसा कुछ लिमिटेशन है, इसलिए इसका नाम है पेमेंट बैंक, इसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, एनबीएफसी क्या होता है। इतना कुछ समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है इतना समझने में? बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में बैंकिंग का इतिहास या बैंकों का इतिहास। तो इसमें ईयर बाय ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस ईयर में क्या हुआ, फिर अगले ईयर में। तो मेजर इवेंट जो जो हुआ बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंडिया में, जो भी मेजर मतलब कोई भी डिसीजन लिया गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे बैंकिंग स्टार्ट हुआ और आज के डेट में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2014-15 के पहले, उस समय स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक ये सब नहीं था, तो उस समय ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। तो कैसे कैसे ईयरली चेंज हुआ उसको हम लोग शुरू से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका कहानी स्टार्ट होता है इंडिया में 1770 से। तो पहला डेट ऐसे करके डेट वाइज डेट लिखिएगा। तो जब बैंक नहीं था पूरे विश्व में, जब बैंक नहीं था तो जनरली लेन देन कैसे होता था, मतलब ये बैंक अस्तित्व में आया कैसे? तो आमतौर पर ऐसा मतलब आज भी होता है कि जैसे कोई साहूकार है उसको पैसा लोन में देता है, ये सब है। तो इसी टाइप से जनरली ऐसा मतलब कहीं ये फिक्स इसका ये कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि पैसा क्या करते थे, कोई रीजनल प्लेस पे रखते थे, मतलब बहुत पहले का बात है, क्योंकि रीजनल प्लेस से चोरी नहीं होता था। ठीक है, टेम्पल हो, मॉस्क हो, चर्च हो, कोई भी। ठीक है, तो किसी को भी अपना संपत्ति या कोई भी कीमती चीज रखना होता था तो वो मंदिर में रखते थे या कोई भी रीजनल स्थान पर रखते थे। फिर वहां पे क्या हो गया, चोरी स्टार्ट हो गया, वो सब रखना बंद हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि यही जगह मान लेते हैं कोई कमिटी, जैसे मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल या गांव लेवल पे एक कमिटी बना, एक जगह बनाया गया, वहां पे सब लोग अपना पैसा रखने लगे। ठीक है, उस टाइप से क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारा पैसा, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा डिपॉजिट होने लगा, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं बना या जिला स्तर पे कहीं बना। ये भारत का बात नहीं कर रहे हैं, विदेश का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सब लोग अपना पैसा रखने लगे, इसका सिक्योरिटी इंचार्ज सब कुछ होने लगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा पैसा जमा होने लगा, तो ये जो इसका इंचार्ज था या जो भी ऐसा था, वो लोग क्या सोचा है कि ये पैसे का यूज किया जाए। यूज कैसे किया जाए, तो इस पैसे को जिसको जरूरत है उसको लोन के रूप में देने के लिए, और वैसे ही धीरे धीरे डेवलप होते हुए आज के डेट में बैंक बना। ठीक है, तो बैंकिंग का भारत में इतिहास देखें तो कब से स्टार्ट होता है, 1770 में। तो लिखिए 1770 में भारत का पहला बैंक, नाम क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहला बैंक कब बना? ठीक है, ये भारत का कैसा बैंक है, पहला बैंक है। ठीक है, देखिए इसका भी कोई फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि मतलब यही बैंक था, ऐसा मतलब मतलब बुकिश लैंग्वेज या इसका प्रूफ मांगेगा तो ऐसा मतलब माना गया है कि ये बैंक है। ठीक है, ऐसा मतलब एक टाइम पे बहुत सारा बैंक खुला, उसमें ये माना गया सबसे पहला बैंक है, ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको माना जाता है, मतलब इंडिया में लोग इसी को हम लोग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद 1806 में आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, बताया तो पहला बैंक। या 6 तक क्या हो गया, ब्रिटिश का आगमन हो चुका है भारत में। ठीक है, हो गया है। तो यहाँ पे बैंक बनाया गया, प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, अब प्रेसिडेंसी बैंक जो बनाया गया
प्रेसिडेंसी वर्ड ये सुने या प्रेसिडेंसी? प्रेसिडेंसी जनरली समझिए एक तरह का राज्य हो गया, मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ब्रिटिश लोग जो सबसे पहले जिस एरिया में अपना वर्चस्व उनका हुआ वो किस रीजन में हुआ? बंगाल रीजन में हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बनाया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये जो बैंक है इसके बारे में पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए, ऐसा कोई नहीं आपसे पूछ रहा है कि ये प्रेसिडेंसी है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में ही आ सकता है। तो बेसिक जो समझाना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, एक तरह का कहानी है, अंत में जो है वही मेन है। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? तो वो ब्रिटिश नागरिकों के लिए बनाया गया, यहाँ पे भारतीय नागरिकों के एक्सेस नहीं है। ठीक है, और कहाँ बनाया गया? बंगाल में बनाया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भारतीय अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही खोल सकते हैं। ये क्यों बनाया? ताकि उनके जो भी वहाँ पे कंट्री के लोग जो यहाँ पे इंडिया में जो है उनको बैंकिंग स्ट्रक्चर या बैंक का सुविधा मिल सके, इसके लिए बस ये बैंक खोला गया। अगला लिखिए 1809। देखिए, एक्चुअल में ये जो प्रेसिडेंसी बैंक है इसका नाम एक्चुअल में पहले कोलकाता था। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उसी का नाम बाद में क्या हो गया 1809 में? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल हो गया। तो इसको एक मिनट, इसको हटा के यहाँ पे कोलकाता लिख लीजिए, कलकत्ता। कलकत्ता का स्पेलिंग क्या होगा? CA। पहले कलकत्ता था, C से ही स्टार्ट होता है, अब है कोलकाता, उस समय का नाम था कलकत्ता। ठीक है, तो पहले था 1806 में बैंक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, उसी का नाम चेंज हो गया 1809 में, क्या हो गया? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, हाँ उसी का बस नाम बदला गया। उसमें ब्रिटिश अलग अलग भारत को प्रेसिडेंसी में बांटे हुए थे। तो एक था मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, अगला आया मद्रास के पहले वो बनाया गया कौन सा प्रेसिडेंसी? हाँ, तो लिखिए प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। एटीन 1843 में बनाया गया मद्रास में, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। हम्म, 1865 में लिखिए इलाहाबाद बैंक। इंग्लिश में इलाहाबाद और हिंदी में क्या बोलेंगे? इलाहाबाद। ठीक है, ये बैंक में क्या हुआ कि इस बैंक में पहला बार ऐसा ये बैंक हुआ जहां पे भारतीयों को अकाउंट खोलने का एक्सेस था। ठीक है, अगला लिखिए 1894। 1894 में लिखिए पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ठीक है, PNB में क्या खास बात है? PNB में खास बात यह है, सबसे पहला बात कि ये आज के डेट में यही एक ऐसा बैंक है जो सबसे पुराना बैंक है और आज के डेट में भी एग्जिस्ट करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि पूर्णतः भारतीय पूंजी से बना हुआ बैंक था। जैसे इलाहाबाद बैंक जो था 65 वाला,
वहां पे भी इंडियन अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन वो उसमें कुछ पैसा अंग्रेजों का भी लगा हुआ था, कुछ पैसा भारतीयों का भी लगा हुआ था। तो इलाहाबाद बैंक में दो मेन पॉइंट, सॉरी पीएनबी में दो मेन पॉइंट हो गया। सबसे पहला क्या है, ये पूर्णतः भारतीय पूंजी से बना हुआ बैंक था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सबसे पुराना बैंक है जो आज भी कार्यरत है, ठीक है। इसके पहले पुराना बैंक सबसे कौन था जो कार्यरत था, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया, अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो आज की डेट में सबसे पुराना बैंक जो कार्य कर रहा है वो कौन सा हो गया, पीएनबी। ठीक है। 1921 में लिखे इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कैसे बना, तो ये कोई ऐसा नहीं कि नया बैंक बना, ये जो तीन बैंक था, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड ये बॉम्बे, ये तीनों को मर्ज किया गया। मर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलय, ठीक है। पहले क्या था कि तीनों प्रेसिडेंसी का बैंक अलग अलग था, ठीक है। तो तीनों को मिला के एक बैंक बना दिया गया और इसका नया नाम क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो इसमें लिखिए, यह प्रेसिडेंसी बैंक का विलय करके बनाया गया। तो प्रेसिडेंसी बैंक का इतना डिटेल में हम लोग क्यों इतना तीनों अलग अलग लिखे, ताकि आपको ये पता चले कि इंपीरियल बैंक कैसे बना। ऐसे हम लोग को ये जरूरी नहीं था कि मद्रास वाला कब बना, कोलकाता वाला कब बना, लेकिन बस समझने के लिए कि इंपीरियल बैंक का क्या इतिहास है, उसके लिए हम लोग उतना डिटेल में लिखे उसको। मर्जर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो संस्था या दो से अधिक संस्था को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसको मर्जर बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए 1926, 1926। यंग्स हिल्टन कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन, क्या है, एक हो गया कमीशन, एक हो गया कमिटी। जैसे आप सुनते होंगे इसका कमिटी बना या इसका कमीशन बना, मतलब क्या होता है, कमीशन कमिटी इस टाइप का वर्ड जो होता है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कमीशन या कमेटी कहीं पे लिखा गया है, इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वहां पे कुछ लोगों का वो समूह एक तरह के, उसमें से क्या होगा, एक कोई किसी को हेड बना दिया जाएगा, ठीक है। और आमतौर पर ये परंपरा है कि जो हेड बनेगा उसी के नाम पे उस कमीशन का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो उस कमीशन के हेड कौन थे, हिल्टन यंग, ठीक है। तो उनके नाम पे ये कमीशन बनाया गया, इसका नाम क्या पड़ गया, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन कब बनाया गया, 1926। क्यों बनाया गया, अब देखिए क्या होता था कि पहले का दौर जो है, मतलब 1920s के समय का देखें तो उस समय क्या होता था, बैंकिंग कैसा होता था, तो उस समय अभी तक, मतलब उस समय बैंक बनाना उतना ही आसान था जितना आज के डेट में दुकान खोलना आसान है, ठीक है। बैंक खोलने का मतलब क्या है कि आराम से बस आप गवर्नमेंट को बता दीजिए। आज के डेट में दुकान खोलने का क्या प्रोसेस होता है, जो मतलब जो सरकारी प्रोसेस है कि आप एक रजिस्ट्रेशन लीजिए कि हम ये कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से पहले बैंक भी खुलता था कि आप बस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर लिए, अपना पंजीकरण कर लिए, रजिस्ट्रेशन करा लिए और आप बैंक ऑपरेट करने लगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग आपको पैसा देंगे आपका, और उसके बाद कुछ मान लीजिए गलत सलत हो गया, आपका बैंक बंद हो गया, लोगों का पैसा डूब गया, ठीक है। ऐसा ही होता था पहले। तो इससे उबरने के लिए ऐसा देखा गया कि भारत में ऐसा बहुत सारा केस आने लगा, ठीक है। और उस समय तक मतलब 1920s के एरा में, उस समय भारत में लगभग
1000-2000 से ऊपर बैंक था, पूरा इंडिया में मिला दिया जाए, और ऐसा बहुत सारा बैंक था जो क्या होता था, दिवालिया जिसका हो जाता था। तो इससे निकलने के लिए या इससे हटने के लिए कैसे इस कमी को दूर किया जाए, उसके लिए ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, कि बैंकिंग, बेसिकली ये समझ लिए कि बैंकिंग स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए क्या बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन। कोई दिक्कत? उसके बाद डेट आया 1934। 1934 में क्या बनाया गया, आरबीआई। और ये किसके सलाह पे बनाया गया आरबीआई, तो ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, ठीक है, इसी कमीशन के सजेशन पे कि ऐसा बार बार हो रहा है कि बैंक बंद हो जा रहा है या जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको दूर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक प्रकार का बैंक, केंद्रीय बैंक बनाना पड़ेगा। मतलब एक होता है जिसको बोलते हैं, देखिए बैंक से हट के कुछ अलग टाइप का एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक का क्या क्या खूबी होता है, तो सबसे पहला खूबी इसका ये होगा, किसी भी देश में ये सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, जैसे भारत में कौन सा है, आरबीआई, तो भारत के लिए सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया, आरबीआई। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए यूएसए के लिए पूछा जाए तो यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वहां का नाम है फेडरल रिजर्व। ठीक है, चाइना का पूछा जाए तो चाइना का कौन सा है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पाकिस्तान का कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो कोई भी ऐसा जो बैंक होगा जो पूरे कंट्री में सिर्फ एक होता है और अपने बैंकिंग, उसके उस देश के अंदर जितने भी बैंक हैं उसके लिए नियम कानून बनाना का काम करता है, वैसे बैंक को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। तो इस कमीशन ने क्या सलाह दिया कि भारत में क्या बनाना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, और उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या रखा गया, आरबीआई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1934 में लिखिए आरबीआई, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। क्या लिखिए पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, देखिए हिल्टन यंग कमीशन के सलाह पर बना। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखिए, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मुख्यालय लिखिए कलकत्ता। ठीक है, मतलब 1934 में जब ये बना था तो मुख्यालय कहाँ था इसका, कलकत्ता में था। अगला पॉइंट लिखिए, और इसका ओनरशिप किसके पास था, मतलब ये जो आरबीआई था इसका ओनर कौन था, ओनर में लिखिए प्राइवेट ओनरशिप, निजी ओनरशिप को क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह से निजी बैंक था। ठीक है, प्राइवेट ऑपरेटेड बैंक था, मतलब ये सरकारी नहीं, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, स्थापना 1 अप्रैल, मतलब एग्जैक्ट डेट इसका देखा जाए तो 1 अप्रैल 1934 है। फिर अगला 34 है। ठीक है, सॉरी सॉरी 35 है इसका, सॉरी इसको 34 नहीं, इसको 35 कर लीजिए। और उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिएगा आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट, या हिंदी में लिखेंगे इसको अधिनियम। मतलब ये किस एक्ट से बना, 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। तो अधिनियम का मतलब क्या होता है, देखिए आप जैसे पॉलिटी में पढ़ेंगे, सबसे पहले बिल पेश होता है। ठीक है, बिल जब पास हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, या हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। तो उसके बाद जब ये एक्ट पास हो जाता है, तब जैसे मान लीजिए कोई संस्था के लिए एक्ट पास किया गया, तो पहले बिल पेश किया जाएगा, फिर अधिनियम या एक्ट बनेगा, उसके बाद उसका गठन किया जाएगा। तो क्या हुआ, 1934 में अधिनियम पास हुआ और 1935 में आरबीआई बना।
ठीक है, तो ये 1935 से बना है। एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद ये कैसा है, तो प्राइवेट है। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, किसके सलाह पे बना है, तो हिल्टन यंग कमीशन के सलाह पर बना है। अगला डेट लिखिए 1937।